बच्चों, अपन पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता में आज अपन पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन। तो उत्खनन में प्राप्त साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि जो सैंधव लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत ही सुदृढ़ और मजबूत थी। कृषि इनका सर्व प्रमुख व्यवसाय था। कृषि मुख्य व्यवसाय होने से गेहूँ, कपास, जौ, मटर, तिल, चावल और अनेक प्रकार के फल उगाए जाते थे। कालीबंगा में जुते हुए खेतों के अवशेष मिले हैं। बाणावली हरियाणा में जौ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चावल के अवशेष केवल गुजरात में लोथल और रंगपुर में ही प्राप्त हुए हैं। सरसों के अवशेष केवल चौंधड़ों में मिले हैं। पशुपालन इनका दूसरा व्यवसाय था। घोड़े के अवशेष गुजरात के सुरकोटड़ा नामक स्थान पर मिले हैं। मोहनजोदड़ो व लोथल में भी अस्पष्ट चित्र मिले हैं जिन्हें घोड़े की जानकारी थी, किंतु सिंधु सभ्यता के में कताई बुनाई का कार्य भी होता था। बहुत सी तकलियाँ मिली हैं। एक चांदी का कलश मिला है जिसमें एक सूती कपड़ा चिपका हुआ प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यवासी बर्तन बनाना भी जानते थे, किंतु बर्तन बनाने का जो यंत्र चाक होता है वो कहीं पर भी नहीं मिला। सिंधुवासी आभूषण बनाने की कला से भी परिचित थे। इन्हें बढ़ई के काम की भी जानकारी थी। खुदाई में असंख्य सुइयां मिली है जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि ये लोग वस्त्र सिलना भी जानते थे। इन सिंधुवासियों को नाप तोल का भी ज्ञान था। खुदाई से जो प्राप्त बाट है का तोल है वो 13.64 ग्राम है। यदि इसे छोटा मान लिया जाए तो इनका तोल था वो 1, 2, 4, 6, 8, 32, 64 था, है ना। और ये जो है वो 16 की गुणात्मक है। इन्हें नाप की जानकारी थी। प्राप्त स्केलों से ये स्पष्ट होता है कि इन्हें इसकी जानकारी थी। स्केल का जो फुट है वो 13.2 का है और ये लगभग 20.4 नाप के भी प्रयोग करते थे। सिंधुवासियों के विदेशों से व्यापारिक संबंध थे। यह जल और थल दोनों मार्गों से था। थल में ये लोग बैलगाड़ी का व जल में ये जहाज़ों का प्रयोग करते थे। सोना, चांदी, शीशा, तांबा आदि विदेशों से आयात होता था और विदेशों में मिस्र, मेसोपोटामिया और ईरान। विदेशों में कौन सी वस्तु का निर्यात होता था इस विषय में स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं है। यह सभ्यता आर्थिक दृष्टि से संपन्न, सुगठित और उत्कृष्ट थी। अब अपन पढ़ते हैं इनका धार्मिक जीवन। सिंधुवासियों के धार्मिक धर्म के विषय में हमें कोई पूर्ण रूप से पुरातात्विक साक्ष्यों पर कोई विशेष जानकारी प्राप्त नहीं है। हमें पूर्ण रूप से जो उत्खनन में पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं हमें उन पर ही निर्भर रहना होगा। मुद्राओं पर अंकित लेखों को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, अतः इस विषय पर निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि कौन सा देवता अधिक महत्वपूर्ण था। यह भी कहना कठिन होगा कि सिंधुवासियों के लिए कौन कौन से देवताएं महत्वपूर्ण थे। सिंधुवासी मातृ देवी की पूजा करते थे। ये मातृ देवी को संपूर्ण लोक की जननी एवं पोषिका मानते थे। संभवतः मातृ देवी पूजा के समय बलि भी दी जाती हो। मातृ देवी को माता, अम्बा, काली आदि नामों से भी जाना जाता है। खुदाई में प्राप्त पशुपति की मूर्ति से स्पष्ट होता है कि ये लोग शिव की उपासना करते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में अनेक लिंग मिलना भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि ये लोग शिव की उपासना करते थे, पूजा करते थे और शिव इनके प्रमुख देवता थे। सर मार्शल ने कहा है कि
शिव की उपासना सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ हुई। ये पशुओं में बैल, नाग, बकरा, कबूतर आदि की पूजा करते थे। सिंधुवासी सूर्य की उपासना और पूजा करते थे। सैंधव लोग वृक्षों की पूजा करते थे, जिनमें पीपल, बबूल, तुलसी आदि प्रमुख थे। सैंधव निवासी मूर्ति पूजक थे। ये प्रतीक की पूजा करते थे। ये सिंह की पूजा करते थे। ये जल की पूजा करते थे। खुदाई में ऐसे अवशेष प्राप्त नहीं हुए जिन्हें मंदिर की संख्या या मंदिर का नाम दिया जा सके। ये पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे। सिंधुवासी पशु बलि में भी विश्वास करते थे। शव के साथ बकरे के अवशेष भी मिले हैं। ये अंधविश्वासी थे। ताबीजों का अधिक संख्या में मिलना इस बात का प्रमाण है। विशाल अग्निकुंडों की प्राप्ति से स्पष्ट है कि ये कर्म कांड में भी विश्वास करते थे। सैंधव लिपि चित्रात्मक थी, जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका। यह लिपि सुमेरियन लिपि से है। इसकी जो भाषा है वो प्रतीकात्मक है। ये दाएं से बाएं लिखी जाती है, परंतु कालीबंगा व धोलावीरा से प्राप्त लिपि से स्पष्ट है कि ये बाएं से दाएं लिखते थे। धोलावीरा में 9 बड़े बड़े अक्षर मिले हैं, जो कि विश्व की किसी भी सभ्यता से प्राप्त नहीं होते। मछली व वृक्ष मेसोपोटामिया की लिपि में समान मिलते हैं। अब अपन पढ़ते हैं इनकी राजनीतिक स्थिति। तो मोहनजोदड़ो में एक विशाल भवन के अवशेष प्राप्त हुए हैं तथा यहीं पर प्राप्त एक गढ़ी, जिसका निर्माण कृत्रिम पहाड़ी पर किया गया है, के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ की जो शासन व्यवस्था थी वह धर्मगुरुओं और पुरोहितों के हाथों में केंद्रित थी, जो जनप्रतिनिधियों के रूप में प्रशासक कार्य करते थे। किंतु सभ्यताकालीन शासन हड़प्पा व मोहनजोदड़ो 2 राजधानियों के द्वारा होता था। योजनाबद्ध निर्माण कार्यों को देखते हुए अनुमान किया जाता है कि नगरों में नगरपालिका जैसी कोई संस्था अवश्य रही होगी। सिंधुवासी शांति प्रिय थे, अतः उनका जीवन राजनीतिक दृष्टि से भी शांतिपूर्ण था। अस्त्र शस्त्रों की अत्यंत कम संख्या भी इस बात की पुष्टि करती है कि शांतिपूर्वक सभ्यता होने से यहाँ के निवासियों का जीवन सुख समृद्धि से परिपूर्ण था। उत्खनन में भी जो अस्त्र शस्त्र है बहुत ही नगण्य प्राप्त हुए हैं। इतनी विकसित सभ्यता का विनाश के जो कारण है वो प्रमुख है कि सिंधु सभ्यता के विनाश के विषय में भी विद्वानों में भारी मतभेद है। किंतु 1500 ईस्वी पूर्व में इस सभ्यता का पतन हो गया, और जिसके प्रमुख कारण थे कि सिंधु घाटी नदी में बाढ़ आना। विद्वानों का मानना है कि संभवतः सिंधु नदी में बाढ़ आने के कारण यह सभ्यता पूर्णतः नष्ट हो गई। दूसरा कारण बताया है कि संभवतः हो सकता है कि सिंधु सभ्यता में भयानक भूकंप आया हो और ये सभ्यता नष्ट हो गई हो। तीसरा जो कारण बताया है किसी संक्रमित बीमारी का सिंधु क्षेत्र में फैल जाना, और ये संक्रमित बीमारी क्या है? मलेरिया, महामारी, हैजा आदि ऐसी बीमारियां जिनके फैलने से संभवतः ये सभ्यता विनाश की ओर गई। फिर आता है अचानक जलवायु परिवर्तन हो जाना। जलवायु परिवर्तन भी संभवतः उस सभ्यता के पतन के कारणों में एक रहा है। फिर 5वां जो बताया है उसका कारण वो है बाह्य आक्रमण होना, कि सिंधुवासी शांति प्रिय थे और अस्त्र शस्त्र बहुत ही कम मात्रा में प्राप्त हुए हैं। तो संभवतः माना जाता है कि इस शांति प्रिय सभ्यता के विनाश या पतन का एक कारण बाह्य आक्रमण भी
रहा होगा।